गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट का एग्जाम हो चुका है। कई बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया। काफी लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं कि हमारे बॉटनी में से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आए हैं। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, मेरे पास 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं कि उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी बॉटनी में आ रहे हैं। 170 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं और कई स्टूडेंट्स का पेपर बिगड़ा भी है। तो अब क्या करें इस सिचुएशन में? अभी आपकी क्या सिचुएशन है, पहले जरा हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके अपने अभी आपके साथ क्या चल रही है? एमआरआई। चोट लगी है ना आपको, आपके दिल को ठेस लगी है, तो अभी आपके साथ क्या चल रही है? एमआरआई। क्या चल रही है? एमआरआई। और आप मुझे बताओ क्या है आई? इंसल्ट। अभी आपके आसपास के लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपके अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं और यू आर इन द स्टेट ऑफ मैडनेस। आप अभी इस समय मैडनेस की स्टेट पे हो। क्या करें, क्या सोचें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि फिजिक्स वाला आपके लिए ऑलरेडी ला चुका है यकीन 2.0 बैच, जो सबसे पावरफुल बैच है, जिसमें हम आपको एक एक तरीके से आपको सिखाएंगे। हर एक वो तरीका सिखाएंगे जिससे आप सिलेक्ट हो सको। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि झोपड़ी एक रात में बन जाती है, लेकिन एम्पायर बनने में, महल बनने में टाइम लगता है। और यदि आप ग्रेटनेस को डिजर्व करते हो, यदि आपकी डेस्टिनी में ग्रेटनेस है, तो याद रखना आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो ऊपर वाला आपको एक्सपेंड करेगा, आपको तोड़ेगा, आपको फोड़ेगा, आपको पटक पटक के फिर जोड़ेगा। तो याद रखना, हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल भी मत घबराना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम पढ़ाई करेंगे। उससे पहले इस साल के पेपर के बारे में कुछ बात कर ले। जैसे इस साल पेपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पर आया था। सर कैसे इतनी सारी स्टेटमेंट्स याद रहेंगी? मैंने साल भर इस साल बोला था, और मैंने इवन जो पाठशाला ड्रॉपर बैच था उसमें मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। हर पेपर में जो उनके हर टेस्ट होते थे, हर टेस्ट में मैं 25 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया करता था, एसर्शन रीजन क्वेश्चन दिया करता था। इसीलिए वो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा धूम मचा दिया, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू देम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में अभी जो थॉट्स है, जो अभी अभी 12th करके आए, उन्होंने कहीं कोई कोचिंग नहीं करी। सर एक चैप्टर में मिनिमम 20 कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के अंदर 20 स्टेटमेंट, टोटल हम कैसे याद रखें? एक चैप्टर का करके खत्म करेंगे, दूसरा चैप्टर आ जाएगा, आगे दौड़ेंगे, पीछे का छूटेगा, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्टेटमेंट, क्या हम स्टेटमेंट याद कर सकते? सीधे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम रट सकते। कई टॉपर्स ने बोला हुआ है कि एनसीईआरटी की लाइन याद करे बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद हो सकती है क्या? मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है। समझ में आ गया? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आप समझिए, एनिमेटेड डायग्राम्स। अब एनिमेटेड डायग्राम्स का क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं, सीधे एक्सप्लेन करके बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोपो आइसोमरेज का। अब टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। कट करता है, फिर घुमाता है, फिर उसके बाद सील करता है। ये देखो हमने इसको एनिमेटेड डायग्राम में बना दिया। अरे साउथ इंडियन मूवी देखिए, और लुंगी ऊपर करके इस तरीके से फरसा लेके ऐसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये देखो इसके हाथ में क्या है? कटर। दूसरे हाथ में देखो इसके क्या है? फेविक्विक। जैसे क्या कर रहा है? इसको सील कर रहा है। और बीच में क्या कर रहा है? इसको स्विवल कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो आपको समझ में आ गया। टोपो आइसोमरेज भी दो टाइप के होते हैं, 1 और 2। जिसके पास दो फरसे हैं वो कौन हो गया? टोपो आइसोमरेज 2। जिसके पास एक फरसा है वो कौन हो गया? टोपो आइसोमरेज 1। तो मुझे बताओ जरा, अब ये इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ये क्या करता है? 1 2 सारे डिफरेंस खत्म हो गए। ये ट्रेलर है, हम क्या साल भर करने वाले हैं उसका ट्रेलर है। समझ में आ गया? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये ओपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, अब देखो इसको हमने क्या बनाया हुआ है? एनिमेटेड करके बनाया हुआ है। ये रिप्रेसर बना रहा है, और ये रिप्रेसर जाके कहां पर जुड़ जा रहा है? यहां पर। और ये इसको ऐसे रोक रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे। समझ में आ गया? तो जब आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता? नहीं जा सकता। ये देखो, अब इस एनिमेशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल उन्होंने यही किया था, उन्होंने बोला कि यहां से जो लैक्टोज है वो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता। अब लैक्टोज आता है, इसको निकाल देता है। अब लैक्टोज यदि जुड़ नहीं पाएगा तो इसको निकाल नहीं पाएगा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, यदि आपको ये डायग्राम याद है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे बन जाएगा। आप खुद देखो, यदि लैक्टोज जो है इसको यहां से हटा नहीं पाएगा, ये देखो जरा, लैक्टोज क्या करता है, ये लैक्टोज क्या करता है, इसको यहां से हटा देता है। नीट ने, एनटी ने क्या क्वेश्चन दिया था कि यदि इससे नहीं जुड़ पाया तो
तो नहीं जुड़ पाया तो ये हट नहीं पाएगा, जब हट नहीं पाएगा तो आप मुझे बताओ आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो देखो एनिमेटेड डायग्राम से कितनी सारी चीजें, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मेरा पूरा तरीका है, देखो आप 10 स्टेटमेंट किसी उसमें याद नहीं रख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी टीचर ने यदि मान लो 30 साल पढ़ के वो स्टेटमेंट याद किए हुए, तो आप मुझे बताओ 30 हफ्ते में कैसे याद रख सकते हो? केवल एक सिंपल सी बात बताओ। लेकिन आप इस वे में आप उसको याद रख सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट है, जितने स्टेटमेंट है, उसके हमारे छोटे छोटे डायग्राम है, और एक एक डायग्राम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, कभी भूलोगे नहीं। समझ में आया? अब देखो जरा, ये देखो ईटीएफ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन इंटायर बायोकेमिस्ट्री। जब इसको बताया था, मिस्टर मिचेल ने बताया था, तो उनका 15 साल तक ह्यूमिलिएशन किया गया था। सारे साइंटिस्ट मिलकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ तो उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। अब जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो इसमें दो आदमी, जो दो ऐसे लोग बने हुए जिनके पैर हैं, इसके भी पैर हैं, इसके भी पैर हैं, और जिसके पैर होते हैं वो क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। तो इस इंटायर कॉन्सेप्ट में केवल दो मोबाइल कैरियर होते हैं, एक ये और एक ये। अब कभी नहीं भूलोगे, इसको क्वीन बना दिया हमने, ऐसे क्राउन पहना दिया, क्या हो गया? क्वीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यूबीक्विन, यूबीक्विनोन। तो ये यूबीक्विनोन कैसा है? मोबाइल कैरियर, चल सकता है। दूसरी तरफ आप देखो, ये मैंने बना दिया साइटोक्रोम, ये पोपट जैसा बना दिया, पोपट भी चल सकता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, अब पूरे इस कॉन्सेप्ट में क्या आप कभी कंफ्यूज होगे कि कौन मोबाइल कैरियर है? कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने आपसे क्या बोला? एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट, इवन जो यहां पर आपको पढ़ाएंगे आप मेडिकल कॉलेज में, जब बायोकेमिस्ट्री में चले जाओगे ना, इवन उसके बाद में आप आगे का एग्जाम दोगे पोस्ट ग्रेजुएशन का, आप तब भी नहीं भूलोगे। ये तो यहां की क्या बात है, भूलोगे बिल्कुल भी नहीं, याद रखना। क्लियर हो गया? तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, एनिमेटेड डायग्राम, जिससे आपके हर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ऑल द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन विल बी कवर्ड थ्रू दिस एनिमेटेड टाइप डायग्राम। समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए स्टूडेंट्स के धमाकेदार बिल्कुल नंबर पे नंबर आ रहे हैं। सर सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। 12th वाले इवन स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सब लोग परेशान है, लेकिन हमसे तो सारे क्वेश्चन बन गए, जो 11th में हमने पढ़ा था हमसे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे हो रहे हैं? एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक पॉइंट नोट्स में था। समझ में आ गया? एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो नोट्स में नहीं था, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। अब हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी रहेगी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। व्हाई ट्रिक्स एंड निमोनिक्स? देखो अगेन आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे ब्रायोफाइट में मैंने आपको बताया था गणेश राज, अब उसमें 10 स्टेटमेंट हो गए। अब उसने क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट। आपने सीधे लगाया गणेश राज, पूरे के पूरे आपको याद हो गए, वरना 10 स्टेटमेंट याद रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। लेकिन इन ट्रिक्स और निमोनिक्स से आप याद रख सकते हो, इससे आप पेपर जल्दी कर पाओगे। कई लोगों ने महसूस किया है कि उनका पेपर छूट गया था, 20 मिनट ज्यादा मिलने के बावजूद उनका पेपर छूट गया था। क्यों? क्योंकि पेपर बड़ा आया था। नेक्स्ट ईयर भी पेपर ऐसा ही आएगा, और मैं लास्ट ईयर से साल भर चिल्लाते आ रहा हूं, साल भर बोलते आ रहा हूं कि पेपर इस साल अलग आएगा। समझ में आ गया? पेपर इस साल अलग आएगा। हर बैच में मैंने बोला है, यदि आप पहले पढ़े हुए हो तो हर एक बैच में मैंने आपसे बोला है कि ऐसा होगा। ठीक है? ये देखो जरा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक्स कितनी सिंपल है। पहले मुझे बताओ, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? एटीपी का बनना। हो गया। अब इसमें आप मुझे बताना, केवल साइक्लिक एक वर्ड है, इसके अलावा एडिशनल इसमें 2 वर्ड है। कितने वर्ड है? 2 वर्ड है। तो आप मुझे बताओ, इसमें 2 वर्ड है, और ये एन से, नॉन साइक्लिक के एन से क्या बना लिया हमने? याद कर लिया, NADH। तो नॉन साइक्लिक में NADH बन रहा है, लेकिन इसमें केवल एक है तो एक बन रहा है। और जरा ध्यान से देखो, आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, फॉस्फोराइलेशन मतलब केवल एटीपी का बनना, दोनों में फॉस्फोराइलेशन मतलब दोनों में एटीपी बनेगा। लेकिन आ गया नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक का एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि NADH बनेगा। बन गया। अब इसमें देखो 2 वर्ड है, इसमें कितने वर्ड है? फॉस्फोराइलेशन के अलावा एक वर्ड है। कितना आसान है, 2 वर्ड 2 सिस्टम। समझ में आ गया? 2 वर्ड 2 सिस्टम, 2 लाइट और 2 प्रोडक्ट। कितना सिंपल है, 2 वर्ड 2 सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, 2 लाइट, रेड लाइट, फार रेड लाइट, 2 प्रोडक्ट, NADH, ATP। हो गया पूरा का पूरा क्लियर। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। 3 स्टेटमेंट इसके, 3 स्टेटमेंट इसके। क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन साइक्लिक, बन जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइक्लिक, बन जाएगा। और क्वेश्चन आ गया साइक्लिक के कंपेयर में नॉन साइक्लिक में क्या नहीं होता, नॉन साइक्लिक के कंपेयर में साइक्लिक में क्या नहीं होता, आपसे सब बन जाएगा। क्लियर हो गया? आप देखो ना, 2 वर्ड 2 लाइट, 2 वर्ड 2 लाइट, 2 प्रोडक्ट 2 फोटो सिस्टम।
और फोटो सिस्टम भी इसमें कितने होते हैं, 2 फोटो सिस्टम होते हैं, तो बन जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रिक से करना जरूरी है, सब कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद, ये पहले पूजा उसके बाद में लड्डू, तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हम ट्रिक्स बनाएंगे। पहले ट्रिक्स से नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाओ, जैसे ये देखो हर्बेरियम है। अब हर्बेरियम का आप देखो, इससे भी क्वेश्चन सीधा आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हर्बेरियम, बी सी डी ई एफ। आप मुझे बताओ, यहां तक तो एबीसीडी चल रही है, बी सी डी ई एफ पी एल हो गया पूरा का पूरा क्लियर। तो आप मुझे बताओ, ये इसका सिंपल सा निमोनिक्स हो गया, सीधे याद हो जाएगा, बॉटनिकल नेम, कलेक्टर नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम हो जाएगा। तो अब यदि वो क्वेश्चन देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हर्बेरियम, कभी इससे बाहर जाएगा, कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो जरा आगे। अब आप मुझे बताओ जरा, जैसे इस साल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, अब माइकोप्लाज्मा, अब याद रखने में माइकोप्लाज्मा के ऊपर कितने सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब देखो, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या करता है, जानवरों में जो पालतू जानवर होते हैं उसमें निमोनिया जैसे सिम्टम इंड्यूस करता है। और यहां पर आप देखो, इसी से हमने बना दिया, मतलब इनको पेट पसंद है, पालतू इनको पसंद है, तो हमने क्या बना दिया, पेट फैन। दे आर, ये क्या हो जाएंगे, दे आर पेट फैन। अब देखो कितना सिंपल है, पी से प्लियोमॉर्फिक क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, पी से पेनिसिलिन क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल पे वर्क करती है। तो अब आप मुझे बताओ, होती नहीं, पैरासाइट, ये कैसे होते हैं, पैरासाइट। उसके बाद फिर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल, देखो इसमें बोथ, कभी भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, क्लियर हो गया, बोथ प्लांट एंड एनिमल। ई से एलिमेंट्री बॉडी, ट्राइलेमिनर, और फैन, फैन से देखो हमने बना लिया था फैकल्टेटिव एनएरोब, यही क्वेश्चन था इस साल 2022 में, था कि नहीं था, फैकल्टेटिव एनएरोब। तो सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा याद रखना, नोट से बाहर कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। वो वीडियो है जो 15 तारीख को मैंने आपको 250, मैंने फिजिक्स वाला मेन चैनल पे 250 जो है वो क्वेश्चंस कराए थे स्टेटमेंट वाइज। आप देखो 2 दिन बाद पेपर है, मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मुझे 100% ये विश्वास था कि इस साल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे। और देखो उसमें सीधे क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था, ये क्वेश्चन कराया था, करेक्ट फॉर फर्मेंटेशन, और इसमें मैंने यहां पर बनाया हुआ था मोर देन 7%, और नीट में सीधे सीधे आया था। इसी को देखो चेंज करके मैंने एक्सप्लेन भी किया था, सर्कल भी किया था कि यहां मोर नहीं, यहां लेस आएगा। और देखो 7% एज इट इज, डेटा भी चेंज नहीं किया एनटीए ने, समझ में आ गया, एनटीए ने डेटा भी चेंज नहीं किया, लेस देन 7%। क्लियर हो गया? तो ये तो एक एग्जांपल है। आप यदि उठा के देखोगे पेपर्स, आप यदि उठा के देखोगे जो पेपर्स मैंने साल भर कराए हैं पाठशाला वाले में, क्योंकि उसके पेपर मैं बनाता था, तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते थे, और हर एक क्वेश्चन उसमें से आया है। इवन मैं नोट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं जो क्वेश्चन पेपर बनाए थे उससे में भी वो सारे के सारे क्वेश्चन आए। समझ में आ गया? चलो अब आप मुझे बताओ एनसीईआरटी फ्लैश कार्ड। अब एनसीईआरटी को कैसे याद किया जाए? देखो, आप मान लो आप क्लास में 400 लोग बैठे हुए, जैसे अभी मैं विद्यापीठ में पढ़ा रहा हूं, तो अभी मान लो क्लास में 300 लोग बैठे हुए हैं, मैं रोज आऊं और 300 बच्चों के नाम पूछूं, हाँ भाई आप अपना नाम बताओ, कहां से आए, कितने नंबर आए बताओ, रोज मैं पूछूं, तो 400 बच्चे यदि मान लो 10 सेकंड भी, यदि 300 बच्चे यदि 10 सेकंड भी यदि लेंगे, तो आप मुझे बताना 4000 सेकंड पर डे लगेंगे। और यदि मैं 1 महीने तक भी यदि उनसे पूछते रहूंगा, तो क्या वो मुझे चीज याद हो जाएगी? नहीं, उसकी एफिशिएंसी 30% से ज्यादा नहीं होगी। याद रखना, उसकी एफिशिएंसी 30% से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यदि मैंने आज केवल 2 लोगों के नाम पूछ लिए, कल मैंने 3 लोगों के नाम पूछ लिए, कल मैंने 2 लोगों के नाम पूछ लिए, तो आप देखोगे कि बहुत ही कम टाइम में आप देखो जरा, पहले मैं पर डे कितना इन्वेस्ट कर रहा था, 4000 सेकंड, और पता चले मैंने कितना किया, महीने भर पूछा तब भी इसका पता चले एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ओनली 30%। लेकिन अब मैं दूसरी स्ट्रेटजी से कर रहा हूं, स्मार्ट स्टडी से कर रहा हूं, तो उसमें मैं क्या करूंगा, पर डे 2 या 3 का बस पूछूंगा, पर डे 2 या 3 का पूछूंगा, तो टोटल कितने लगेंगे, 4000 सेकंड। एक जगह देखो 4000 सेकंड, दूसरी तरफ इतना मल्टीप्लीकेशन, और फिर भी एफिशिएंसी इतनी है, और इसकी एफिशिएंसी 90% से ज्यादा होगी। तो बताओ, इसको फॉलो करना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा दाम, या फिर आप मुझे बताओ ज्यादा टाइम में कम नंबर, किसको फॉलो करना चाहिए? कम टाइम में ज्यादा नंबर वाली स्ट्रैटेजी को। हमारे पास टाइम थोड़ी है, वी डू नॉट हैव ऑल द टाइम, पंचवर्षीय योजना थोड़ी चलानी है कि भाई 5 साल तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको सब कुछ याद हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी के फ्लैश कार्ड बनाए। आपको ऐसे छोटे छोटे से आपको कार्ड्स मिलेंगे, उन कार्ड्स को पर डे मैं आपको कार्ड्स भेजा करूंगा, बस एक कार्ड जब मन पड़े उस कार्ड को पढ़ लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्या है, फ्लैश कार्ड है। इस तरीके से एक कार्ड हो गया। अब मैंने आपको वो कार्ड भेजा, आपको क्या करना है, बस वो कार्ड पढ़ लेना है।
1 मिनट लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड याद हो गया, एक एक वर्ड आपको याद हो गया। तो ये हमारी क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं वो जानते हैं मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं रिवीजन पे, सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता हूं, रिवीजन पे। तो हर क्लास शुरू होगी लास्ट क्लास के रिवीजन से, पूरे रिवीजन से आपको लिख लिख के रिवीजन कराता हूं, मैं हमेशा कराता हूं। लास्ट ईयर की भी क्लासेस देख सकते हो, कोई भी क्लास आप देख सकते हो, ऐसी एक भी क्लास नहीं जिसमें मैंने पूरा लिख लिख के रिवीजन नहीं कराया। और इवन 30 मिनट 40 मिनट में रिवीजन कराता हूं, उसके बाद 1 आवर 15 मिनट बस पढ़ाता हूं। तो समझ में आ गया। तो आपको मल्टीपल टाइम्स जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो वो इंफॉर्मेशन आपके सिनैप्स से बार बार फ्लो करेगी, तो आपको कंफ्यूजन जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। समझ में आ गया। तो इसीलिए घबराओ मत, डरो मत, जो हो गया हो गया। अब जो हो गया उसके लिए कुछ चेंज नहीं कर सकते। साल भर तुमने मस्ती करी, हॉस्टल में तुमने डांस किया, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया। हॉस्टल में तुमने जितनी मस्ती कर सकते थे उतना किया, बाहर तुम्हारे पेरेंट्स ने जैसे तैसे करके पैसे भेज के तुमको पढ़ने भेजा, तुमने मस्ती करी, कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, गलती से ही इंसान सीखता है। समझ में आ गया। याद रखना, एक गुड डिसीजन जो है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस आप मुझे बताओ कहां से आता है, बहुत सारे गलत डिसीजन से आता है। तो इसलिए आपने गलत डिसीजन लिए, उनसे एक्सपीरियंस आया, अब उस एक्सपीरियंस से आप क्या करोगे, सही डिसीजन लोगे, सही काम करोगे और बढ़िया से पढ़ाई करोगे। तो अब हम बात करते हैं एमआरआई। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आपके मैडनेस की, आपके इंसल्ट की, आपके रिजेक्शन की। याद रखना, जो जो आज तक बड़ा बना है वो इन तीनों चीजों से गुजरा है। मैडनेस, रिजेक्शन और इंसल्ट जरूर हुई है उसकी, ये सारी चीजें उसके साथ में हुई ही हुई हैं। जैसे आपने महाकवि तुलसीदास, अपने कालिदास जी का यदि नाम सुनाओ, ठीक है, यदि आपने कालिदास जी का नाम सुनाओ, संस्कृत में उनसे बड़े कोई भी नहीं है, उनसे बड़े ऑथर कोई भी नहीं है। अब क्या हुआ, वो बड़े मूर्ख थे। तो एक जगह पर एक, मतलब बड़ा सा बोलना चाहिए, किंगडम, एक साम्राज्य, उसकी एक रानी थी, राजकुमारी थी, और वो बहुत ब्रिलियंट थी। उसको बहुत घमंड था कि भाई मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट कोई भी नहीं। उसने शर्त रखी थी, जो मुझे हरा देगा नॉलेज में, नॉलेज डिस्कशन में, मैं उससे शादी कर लूंगी। अब जितने भी आए सब हार गए, अब सबकी बेइज्जती हो गई। तो उन्होंने सोचा क्या करें, बोले हम एक काम करते हैं, सब मिलके, एक के अगेंस्ट अब सब मिलके क्या करते हैं, किसी मूर्ख को बिठालते हैं और उससे इसकी शादी करवा देंगे। सबकी बेइज्जती करिए ना। तो अब वो जा रहे थे, तो एक पर्सन क्या कर रहा था, जिस डाल पे बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा यस, दिस इज द मैन, यही है वो पर्सन जिससे इसकी शादी कराना चाहिए। लेकिन अब उससे बोला तुम कुछ बोलना मत। अब उसको बढ़िया से सजा के बिल्कुल, और वहां पर महल में लेकर गए और बोला कि बहुत बड़े प्रकांड वो पंडित हैं, लेकिन अभी आज ये मौन धारण किया हुआ है। तो बोले ठीक है, आप जो भी पूछोगे इसका जवाब देंगे और हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो वहां पर जो रानी थी उसने बोला ऐसे, ठीक है, उसने क्या बोला, ऐसे। तो अब वो जो मूर्ख था, कालिदास जी जो मूर्ख थे, उनको लगा ऐसे ऐसे उंगली दिखाई, तो उन्होंने बोला तू मेरी एक उंगली, एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी 2 आंख फोड़ूंगा। समझ में आ गया। ऐसे 2 आंख ऐसे करके ऐसे दिखा दिया। अब उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है, रानी ने पूछा इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला, आपने बोला कि सारा सुप्रीम पावर एक है, लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं, सुप्रीम पावर तो 2 में डिवाइडेड है भाई, मेल एनर्जी भी है, फीमेल एनर्जी भी है, दोनों मिलके ही काम करते हैं, केवल अकेला जो है वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, यहां से हो गया। अब फिर जो रानी है, रानी ने बताया ऐसे 5 किया ऐसे, ठीक है। तो अब इनको लगा, कालिदास जी को लगा मूर्ख को, कि ये मुझे थप्पड़ मारेगी। उन्होंने बोला मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मुक्का मारूंगा। तो अब उनने पूछा रानी ने कि इसका मतलब क्या है। उनने बोला, पहले बोले आपका मतलब बताओ। बोले मैंने बोला कि 5 सेंसेस जो है वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे आपका टेस्ट, बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, बहुत अच्छे अच्छे नजारे देखने के मन करते हैं, करते कि नहीं करते, ये अच्छी अच्छी चीजें सुनने का मन करता है। ठीक है, डिप्रेसिव सॉन्ग, बढ़िया से अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनने का मन करता है। आप मुझे बताओ, तो ये सारे सेंसेस क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसे बोला, कोई बात नहीं, यूनाइट देम, इनको यूनाइट कर लो, बस शादी हो गई यहां पर। अब जब शादी हो गई तो वो वहां पर एक जगह बैठे हुए थे। कौन, कालिदास जी बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, बाहर से ऊंट निकला। तो ये क्या हुआ कि अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाए, संस्कृत तो दूर की बात है, और ऐसे ताली बजाने लगे और बोले उबरा उबरा उबरा। ठीक है, इस तरीके से बोलने लगे, वो देखो, तो मतलब बहुत गांव टाइप की भाषा बोली। तो उनको समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। तो उन्होंने क्या किया, जो रानी थी उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे धक्का दे दिया और वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे चले गए। ठीक है, आप देखो जरा, एक मैड पर्सन था जिसको कुछ नहीं पता था, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। जब उसको धक्का मारा, उसकी इंसल्ट हुई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस जगह पे यदि कोई और होता तो बदला लेने के लिए चला जाता, चलो बदला लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अब मुझे कुछ करना है। अब वो क्या हुआ, वहां से मूव कर गए और काशी पहुंचे। उन्होंने खूब मेहनत करी। याद रखना,
सक्सेस जो होती है वो 99% परस्पिरेशन और 1% इंस्पिरेशन, मतलब 99% आपकी मेहनत है और 1% आपका इंस्पिरेशन है। उसके लिए हम आपको बताएंगे किस तरीके से काम करना है, डिप्रेस नहीं होने देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंसिस्टेंसी। ये 3 की कॉन्सेप्ट है सिलेक्ट होने के लिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंसिस्टेंसी। क्या पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको सिखाएंगे। दुनिया भर की सारी चीजें पढ़ लो, पेपर आपसे सॉल्व ही नहीं होने वाला। समझ में आ गया? उसके बाद आप मुझे बताओ जरा कैसे पढ़ना है, वो हम आपको सिखाएंगे और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक चीज आपको मेंटेन करनी है, वो मेंटेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जल्दी से मुझे बताओ। कर सकते हो? तो कालिदास जी ने दरवाजा नॉक किया और उन्होंने बोला कपाटम द्वारम देही, संस्कृत में बोला कपाटम द्वारम देही, कि हे प्रिय जरा दरवाजे को खोलो, दरवाजे को ओपन करो। तो उनको लगा, वो समझ में गई कि इनको भाई संस्कृत में काफी ज्यादा जो है अब नॉलेज हो चुका है। तो उन्होंने बोला, अंदर से ही बोला, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। बहुत मजेदार वर्ड है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा। लगता है कि आपको पूरी तरह से प्रोफिशिएंसी हो गई है संस्कृत में, पूरी तरह से। और उन्होंने गेट खोला और मजे की बात है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा, ये 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों पर अलग अलग महाकाव्य कालिदास जी ने लिखे, जिसका स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता था? एक लिखा अस्ति से, दूसरा लिखा कश्चित से और तीसरा लिखा वाग विशेषा से। तो याद रखना, अभी आपके साथ में वही चल रहा है, रिजेक्शन चल रहा है, आपकी इंसल्ट चल रही है, कोई बात नहीं, उसको झेल जाओ। जहर को पीने के बाद में ही क्या बनोगे शंकर, तो बिल्कुल भी घबराओ मत, ये तो होगा ही होगा। मंदिर में पहले पूजने से पहले भी आप मुझे बताओ काफी सारी चोट लगती है मूर्ति को, तब जाके वो भगवान की मूर्ति बनती है। तो घबराओ मत, ये चलेगा ही चलेगा। और भूल जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ। बस अब अपना जो 2022 का पेपर था उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो। यदि आपने उसको अच्छे से एनालिसिस कर लिया, आपकी कहां गलती हुई, कैसे गलती हुई, तो आप उस गलती को आगे रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं बैचेस में, मस्ती से पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे और स्ट्रेटजीज मैंने आपको बता दी है। विश यू वेरी 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 गुड लक।